तो इस एनिमे की स्टार्टिंग में हमें एक बहुत बड़ा एक्सप्लोशन होता हुआ दिखाई देता है, जिससे बहुत सारे कंकाल और खोपड़ियां हमारे एमसी रे की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिन्हें देखकर रे कहता है कि आज ये इन 1.5 पसलियों का खेल खत्म करके ही रहेगा, क्योंकि रे इन गरीबों से लड़के बोर हो गया है। इसलिए रे बिना टाइम वेस्ट किए अपना रोला जमाते हुए इनकी कच्छियां गीली कर देता है। फिर भी इन सटकेली खोपड़ियों को रे को उंगली करने में मजा आ रहा होता है, पर तभी रे कहता है कि इसे जल्द ही इन्हें खत्म करके किसी तगड़े बंदे को ढूंढना होगा जो रे की बराबरी कर सके। लेकिन इतने घमासान युद्ध के बाद हमें पता चलता है कि रे तो बस एक वीडियो गेम खेल रहा था, जिसे कुछ बंदे गेम के बीच में ही परेशान करने आ जाते हैं, क्योंकि रे लाइफगार्ड की पार्ट टाइम जॉब के बीच में ही अपने भंगार पीसी में गेम खेल रहा है। पर रे तो कहता है कि ये बस यहाँ साफ सफाई का काम करने आया है, क्योंकि इसे तैरना ही नहीं आता है। जिसे सुनते ही ये बदमाश रे की बिल्ली को उठाते हुए कहता है कि अगर ये बिल्ली पानी में डूब जाए तो रे क्या करेगा। लेकिन ये हरामखोर तो सच में इस बेचारी बिल्ली को पानी में फेंक देता है, जिसे देखते ही रे तुरंत अपनी बिल्ली को बचाने के लिए कूद पड़ता है। और इस गरीब को सच में ही स्विमिंग नहीं आती है और 2 सेकंड में ही डूबकर दम तोड़ देता है। लेकिन कुछ समय बाद रे देखता है कि ये और इसकी बिल्ली तो जिंदा है, और तभी रे को इसकी क्लास का एक रॉन नाम का लड़का दिखाई देता है, जिससे रे पूछता है कि क्या इसने ही रे और इसकी बिल्ली को डूबने से बचाया था। लेकिन रॉन तो कहता है कि ये जब यहाँ पहुंचा ही था कि तब तक इन्हें रिकू नाम की लड़की ने बचा लिया था, जो इनके स्कूल की बहुत फेमस और अमीर लड़की है, क्योंकि रिकू के डैड इस दुनिया के सबसे अच्छे और खतरनाक गेम मेकर है, जिनके गेम का रे भी बहुत बड़ा फैन है। पर अमीर बाप की इकलौती औलाद होने की वजह से कई लड़के रिकू से शादी करके रिकू के डैड की सारी जायदाद हड़पना चाहते हैं। लेकिन तभी रे को याद आता है कि रिकू ने इन्हें बचाने के लिए इस गरीब को मुंह से ऑक्सीजन भी दी थी, जिसे सोचकर रे लाल पीला हो जाता है, क्योंकि इस गरीब के लिए एक फेमस लड़की से किस लेना किसी अजूबे से कम नहीं है। जिससे रे फुल फॉर्म में आकर फिर से उस ड्यूनियन सेंचुरी नाम के गेम में आ जाता है, और अब इन 1.5 पसलियों को रे से कोई नहीं बचा सकता है, क्योंकि पिछली बार स्विमिंग पूल पर उन बदमाशों ने टांग अड़ा दी थी। इसलिए रे अब उनका भी गुस्सा इन पर निकालने वाला है, क्योंकि ये गरीब रियल लाइफ में एक बच्चे को भी उंगली नहीं कर सकता है। जिसके अगले सीन में रिकू की कुछ पुरानी यादें दिखाई देती है, जिसमें रिकू अकेले बेहोश पड़ी ही थी कि तभी एक छोटा बच्चा आकर इससे भी इसका नाम पूछता है। लेकिन पता नहीं अगले सीन में इन एनिमे वालों को क्या ज्ञान मस्ती चढ़ती है कि डायरेक्टर निब्बा निब्बी को दिखाने लगते हैं, जो ओयो में जाने के बजाय कब्रिस्तान के पास में ही चालू हो जाते हैं। लेकिन तभी इन दोनों की वजह से 2 मुंडी वाले भूत को अपनी एक्स की याद आ जाती है, जिसे देखकर निब्बा निब्बी ऐसे भागते हैं कि बजरंग दल वालों ने रैड मार दी हो। और हमें पता चलता है कि ये 2 मुंडी वाला भूत तो हमारा गरीब लल्लू एमसी है, जो बस कुछ पैसे कमाने के लिए यहाँ पर पहरेदारी का काम कर रहा है। लेकिन ये प्रो प्लेयर तो यहाँ पर भी अपना भंगार पीसी उठा लाता है, क्योंकि यहाँ से फ्री की इलेक्ट्रिसिटी यूज करके ये रात भर खेल सकता है। इसलिए गेम स्टार्ट होते ही अपना हीरो जोश में आकर एक ड्रैगन को निपटा देता है, जिसे देखकर बाकी प्लेयर्स भी हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि आखिर कोई चड्डी बनियान पहनकर 100 लेवल वाले ड्रैगन को कैसे हरा सकता है। लेकिन जब रे सोच ही रहा होता है कि इसे अब कौन से ड्यूनियन में जाकर तबाही मचाना चाहिए कि तभी इसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है, जो एक खतरनाक मॉन्स्टर से बचने की कोशिश कर रही होती है, जिसे देखकर रे को इस लड़की के सामने रोला जमाने का मौका मिल जाता है और इस मॉन्स्टर को पलक झपकते ही निपटाकर इस लड़की के सामने हीरो बन जाता है, वो भी एक चड्डी बनियान में। लेकिन तब भी ये लड़की रे से इम्प्रेस हो जाती है और इसके साथ खेलने के बारे में पूछ ही रही होती है कि तभी फ्री की बिजली धोखा दे जाती है। फिर भी रे हार नहीं मानता है और कुछ जुगर लगाने के लिए ऊपर चढ़ ही रहा होता है कि तभी सामने वाली बिल्डिंग की खिड़की से रिकू इस गरीब को देख लेती है, जिससे रिकू की फ्रेंड तो गुस्से में आकर रे को हेडशॉट ही दे मारती है, जिसके बाद रे डायरेक्ट अपनी पार्ट टाइम जॉब करते हुए दिखाई देता है। लेकिन तभी इसे रिकू उसी ड्यूनन सेंचुरी वाले गेम के बारे में बात करती हुई दिखाई देती है, जिसे सुनकर रे ब्लश करने लगता है, क्योंकि जिस लड़की को रे ने कल गेम में बचाया था वो रिकू ही निकलती है। पर तभी रे को इतना खुश देखकर रॉन कहता है कि इस गरीब को इतने बड़े सपने नहीं देखने चाहिए, क्योंकि रिकू अमीर लड़कों को भी अपने पास भटकने तक नहीं देती है। लेकिन रे सोचता है कि रियल लाइफ में भले ही इसकी जिंदगी झंड है, पर गेम में ये एक हीरो है, वो भी उस लड़की का जिसने रे की जान बचाई थी। इसलिए रे फटाफट काम खत्म करके घर जाकर गेम लॉग इन करता है, ये उम्मीद में कि ये रिकू से फिर से मिल सकेगा। और तभी इस गरीब का लक साथ दे जाता है, क्योंकि रिकू ने इसे फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करके साथ खेलने के लिए एक मैसेज भेजा है, जिससे रे की जिंदगी बदल जाती है, क्योंकि रे पार्ट टाइम जॉब खत्म करके अपना पूरा टाइम रिकू के साथ अब गेम में स्पेंड करने लगता है। और दोनों ऐसे ही डेली गेम में हंसते हुए गेम का मजा लेते रहते हैं। और बहुत दिनों तक साथ खेलने के बाद रिकू रे को लाइक करने लगती है और इस गरीब से
से पूछती है कि रिकू रे से रियल लाइफ में भी मिलना चाहती है ताकि ये दोनों असली दुनिया में भी ऐसे हंसते खेलते हुए टाइम स्पेंड कर सके। लेकिन रे ये सोचकर रिकू से नहीं मिलना चाहता है कि अगर रिकू को पता चल गया कि रे असल में एक गरीब लड़का है जो उसके साथ एक भंगार पीसी में गेम खेलता है तो वो बेचारी कोमा में चली जाएगी। इसलिए रे कम से कम इस गेम में अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारना चाहता है। लेकिन एक दिन जब रे ने गेम लॉग इन करा ही था कि तभी इसे गेम वालों का एक नोटिस दिखाई देता है, जिसे पढ़कर रे की दुनिया हिल जाती है क्योंकि कंपनी वाले अब ये गेम जल्द ही बंद करने वाले हैं, जिससे इस गरीब के घाव पर नमक लग जाता है क्योंकि इसने जो मरते दम तक रिकू के साथ गेम खेलने का प्लान बनाया था वो शुरू होते ही खत्म हो गया है। इसलिए रे को ऐसा लग रहा होता है कि अब इस गोले पर हमारे जैसे गरीब सिंगलों को गायब हो जाना चाहिए। लेकिन अगले सीन में रिकू के डैड इसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देते हुए कहते हैं कि अगर रिकू के डैड को कुछ होता है तो रिकू को सिर्फ इसमें लिखे हुए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होगा, जिससे रिकू अपने डैड की बहुत बड़ी हेल्प कर देगी क्योंकि अब ये डंजन सेंचुरी गेम को बंद करके एक नया गेम लॉन्च करने जा रहा है। और वैसे भी ये अपनी बेटी की चॉइस से बहुत खुश है। पर रिकू ये जानकर हैरान रह जाती है इसके डैड रिकू और रे के गेम प्ले पर कब से नजर रख रहे थे क्योंकि इसे अपनी बेटी की बहुत चिंता हो रही थी। लेकिन इधर हमारा गरीब अभी भी उस दुख के नशे में डूबा हुआ होता है, जिसे देखकर रॉन इसे कहता है कि गेम बंद हो रहा है तो क्या हुआ, रे को अब रियल लाइफ में रिकू से मिलने जाना चाहिए। पर रे ये कहकर चले जाता है कि रिकू इसे सिर्फ गेम में ही पहचानती है और ये ऐसे गरीब कपड़ों में रिकू से मिलना भी नहीं चाहता है क्योंकि इस गरीब को पार्ट टाइम जॉब से ही फुर्सत नहीं मिलती है। लेकिन इधर बेचारी रिकू रे के इंतजार में बोतली खाली कर दी है क्योंकि इनके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा होता है। इसलिए रिकू ये कहने लगती है कि वो पागल जल्दी गेम में आ जाए और रे को जैसे तैसे अपना काम निपटाने के बाद फाइनली गेम ओपन करने का मौका मिल जाता है और ये सोचकर उदास होता है कि अब ये इसके लास्ट पल है जिसे रे अपनी क्रश के साथ बिताकर पूरी जिंदगी याद रखने वाला है। पर तभी रिकू इसे बताती है कि गेम वालों ने इनके लिए एक आखिरी मिशन रखा है जिसमें इन्हें एक सीक्रेट फ्लावर को ढूंढना होगा। इसलिए रिकू चाहती है कि ये दोनों गेम बंद होने से पहले उस फ्लावर को ढूंढे, जिसे सुनकर रे जोश में आ जाता है और सोचता है कि क्रश ने बोला है तो रे ये मिशन किसी भी हालत में पूरा करके ही रहेगा। इसलिए रे रिकू से वादा भी करता है। लेकिन इधर रिकू के डैड भी अपने नए गेम ग्रेव बस्टर को अनाउंस कर देते हैं जिसमें प्लेयर के पास जितना अंधा पैसा होगा वो उतना ही पावरफुल होगा। इसलिए गेम में प्लेयर्स को अपने पैसे बढ़ाने के लिए कई सारे ट्रेजर भी मिलेंगे, जिसे सुनकर सभी डंजन सेंचुरी वाले प्लेयर्स उसे भूलकर ग्रेव बस्टर के फैन बन जाते हैं। पर इधर हमारा गरीब सोचता है कि इसके पास आज रात 12 बजे तक का ही टाइम बचा है और रे इसके बारे में कुछ कर भी नहीं सकता है। लेकिन इधर रिकू को पता चलता है कि इसके डैड इस गेम में भी ग्रेव बस्टर की मार्केटिंग कर रहे हैं। फिर भी रिकू रे का वेट करते हुए वो सीक्रेट फ्लावर ढूंढने लगती है और तभी एक बहुत खतरनाक मॉन्स्टर सभी को मारकर उनके सारे आइटम छीनने लगता है। और रे जब गेम में आता है तो इसे चारों तरफ सिर्फ तबाही नजर आती है। इसलिए रे को कुछ देर ढूंढने के बाद रूकी बेहोश दिखाई देती है, जिसे देखकर रिकू इसे कहती है कि इसे बहुत खुशी हुई ताकि रे इससे लास्ट बार मिलने आया है क्योंकि रिकू के लिए रे एक हीरो के समान है जिसके साथ खेलकर रिकू ने बहुत मजे करे हैं। इसलिए रिकू ने सिर्फ रे के लिए ही ये सीक्रेट फ्लावर ढूंढा है, जिसे सुनकर रे की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन रे के आंसू इस फ्लावर से टकराते ही चमकने लगता है। पर अचानक ही वो खतरनाक मॉन्स्टर रिकू को ले जाने लगता है और रे की आंखों के सामने ही ये मॉन्स्टर रिकू को मार देता है, जिसे बचाने के लिए रे कुछ भी नहीं कर पाता है क्योंकि 12 बजते ही गेम वाले इसका एंड कर देते हैं, जिससे रे के दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं क्योंकि अब फिर से इसे बोरिंग लाइफ अकेले जीना पड़ेगी, वो भी रिकू के साथ खेले बगैर। लेकिन जब रे पार्ट टाइम जॉब के लिए जा ही रहा होता है कि तभी इसे रिकू दिखाई देती है जो इससे कहती है कि आखिर रिकू को इसके हीरो को थैंक्स कहने का मौका मिल ही गया। पर रे ये जानकर हैरान रह जाता है कि रिकू को पता चल चुका है कि रे ही रिकू के गेम का हीरो है। लेकिन तभी रे कहने लगता है इसने हीरो कहलाने जैसा कोई काम नहीं किया है क्योंकि रिकू को उस मॉन्स्टर ने इसके सामने ही मार दिया और रे कुछ भी नहीं कर पाया। इसलिए अब रे को रिकू से बात करने का भी हक नहीं है। पर रिकू तो कहती है कि इसका मतलब रे को दोबारा रिकू को बचाना पड़ेगा क्योंकि रिकू चाहती है कि रे इसके डैड के नए गेम ग्रेव बस्टर को साथ में खेले, जिसे सुनकर रे का टूटा हुआ दिल वापस जुड़ जाता है। पर रिकू
रीकू के साथ वापस खेलने की खुशी में ये गरीब अपनी इकलौती साइकिल ही तोड़ देता है। लेकिन इसके बाद हमें पता चलता है कि ग्रेव बस्टर की अनाउंसमेंट के ठीक बाद ही रीकू के डैड का कोई मर्डर कर देता है, जिसे सुनकर रे की दुनिया हिल जाती है, क्योंकि रे ने इसकी आधी जिंदगी उन गेमों को खेलने में गुजार दी जिन्हें रीकू के डैड ने बनाया था। पर यह खबर सुनते ही रे को सबसे पहले रीकू की चिंता होने लगती है, क्योंकि इस दुनिया में रीकू के डैड के जाने के बाद रीकू का अब कोई नहीं है। इसलिए रे रीकू की मदद करने के लिए उसको देखने आ जाता है। लेकिन इसे पता चलता है कि रीकू के डैड के जाने के बाद कंपनी का सारा बोझ अब बेचारी रीकू पर आ पड़ा है। इसलिए रीकू कुछ टाइम के लिए उसके दोस्तों से भी नहीं मिल सकती है। पर हमें रीकू के डैड के फ्यूनरल में पता चलता है कि उन्होंने कंपनी चलाने के लिए एक बहुत बड़ा लोन भी लिया था, जो अब रीकू को किसी भी हालत में भरना होगा। लेकिन जब रे न्यूज देख ही रहा होता है कि तभी रीकू के डैड को देखते ही रे को कुछ याद आने लगता है, जिसमें रीकू के डैड और छोटा रे हाथ पकड़कर मुस्कुरा रहे हैं, जिससे रे भी कंफ्यूज हो जाता है कि अभी अभी इसे क्या हुआ था। पर इसके बाद ही रीकू किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए रे को बुला लाती है, क्योंकि रीकू के डैड ने इसे जो इम्पोर्टेंट चीज दी थी उसमें लिखा हुआ था कि ये गेमिंग कंसोल रीकू रे को दे, जिसे स्पेशल उन्होंने ग्रेव बस्टर खेलने के लिए बनाया था। पर ये सुनकर रे सोच में पड़ जाता है कि आखिर रीकू के डैड रे को कैसे पहचानते हैं और उन्होंने ये गेमिंग कंसोल इसे ही देने के लिए क्यों कहा था। लेकिन रे के टच करते ही ये गेमिंग कंसोल इसके शरीर को आइडेंटिफाई करके रे का स्वागत करने लगता है, जिसे देखकर ये दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं। और रीकू तो बताती है कि ये इसके डैड को इतने अच्छे से नहीं जानती है, क्योंकि रीकू के डैड ने इसे कम उम्र में ही अडॉप्ट किया था। इसलिए रीकू को कुछ याद नहीं है कि वो रे को कैसे जानते हैं। पर तभी रीकू से कोई कंपनी के बारे में बात करने आ जाता है, इसलिए रीकू इसे यहीं वेट करने के लिए बोलकर नीचे चली जाती है। लेकिन रे बैठा ही था कि तभी ये गेमिंग कंसोल ग्रेव बस्टर ओपन कर देता है, जिसमें रे के पास अभी कुल पैसे 10 अरब होते हैं, जिसे देखकर इस गरीब की फटकर हाथ में आ जाती है और सोचता है कि ये कोई ग्लिच तो नहीं है। लेकिन अचानक रीकू के डैड की आवाज सुनकर रे डर जाता है और इसे पता चलता है कि उन्होंने रे के लिए एक वॉइस मैसेज छोड़ा है, जिसे सुनकर इस गरीब को सदमा पहुंच जाता है, क्योंकि रीकू के डैड दरअसल में रे के असली ग्रैंडपा निकलते हैं, जिसने ही रीकू को अडॉप्ट किया था। क्योंकि रीकू के असली मोम डैड का किसी ने मर्डर कर दिया था, जिससे रीकू का कोई नहीं बचा। पर ग्रैंडपा बोलते हैं कि ये इसके और रे की बीच की कहानी अभी नहीं बता सकता, इसलिए ग्रैंडपा चाहते हैं कि रे उन 10 अरब से रीकू का ख्याल रखे और दोनों खुशी खुशी शादी करके अपनी जिंदगी गुजारे। लेकिन रे जब इसके बारे में सोचकर खुश हो ही रहा होता है कि तभी इसे रीकू की चिल्लाने की आवाज आती है और रे को पता चलता है कि रीकू को कोई किडनैप करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ग्रैंडपा ने जो पैसे उधार लिए थे वो अब सामने वाली पार्टी रीकू से लेकर ही रहेंगे, जिसे देखकर रे अपनी बंदी को बचाने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन रे को ये बंदा एक लात में ही ढेर करके रीकू को ले जाते हैं। फिर भी रे हार नहीं मानता है और सोचता है कि उन 10 अरब से ये रीकू को आराम से बचा सकता है। लेकिन इस गेमिंग कंसोल की बात सुनकर रे फिर से गरीब फील करने लगता है, क्योंकि रे इन पैसों को सिर्फ गेम में यूज कर सकता है। इसलिए रे इतना अमीर होने के बाद भी बहुत गरीब है। लेकिन इधर ये किडनैपर रीकू को लेकर जा ही रहे होते हैं कि तभी ये अपने हीरो की भंगार साइकिल देखकर पागल हो जाते हैं और रे को मारने में भी इन्हें दया आने लगती है। इसलिए बेचारे किडनैपर रे की साइकिल को कुचले बगैर ही आगे जाने लगते हैं और तभी इनकी कार में एक बंदा अचानक टेलीपोर्ट हो जाता है, जो रीकू को इन किडनैपर से किडनैप करने आया होता है। और रे भी इधर आकर देखता है कि उस हुडी वाले बंदे ने इन किडनैपर्स की हालत खराब कर दी है। लेकिन इस बंदे को रे का नाम पहले से ही पता होता है और रे से ये कहकर वापस गायब हो जाता है कि ये रे का ग्रेव बस्टर में वेट करेगा, जिसे सुनकर रे तुरंत घर आ जाता है और उस गेमिंग कंसोल को ऑन करने की कोशिश करने लगता है। और रे के बार बार कोशिश करने के बाद भी ये कंसोल चालू नहीं होता है, जिससे रे सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो बंदा रीकू को एक गेम में कैसे ले गया होगा और ये ग्रेव बस्टर में जाकर रीकू को कैसे बचाएगा। लेकिन तभी उसी गेमिंग कंसोल से एक खूबसूरत हसीना निकल आती है, जिसे देखकर रे एक सेकंड के लिए अपनी बंदी को ही भूल जाता है। और ये हसीना तो कहती है कि इसका नाम ट्विन स्टार है, जो अपने मास्टर यानी रे की मदद करने आई है। लेकिन ये कहते ही दोनों एक रेगिस्तान में टपक पड़ते हैं, जिसे देखकर रे सोचता है कि क्या ये ग्रेव बस्टर में टेलीपोर्ट हो चुके हैं। पर तभी रे ये देखकर हैरान रह जाता है कि वो खूबसूरत हसीना तो सच में 2 ट्विन स्टार जैसे दिखने वाले गोले में बदल जाती है। लेकिन गेम स्टार्ट होते ही दूसरे प्लेयर्स रे को लूटने आ जाते हैं, क्योंकि ये गेम ही ऐसा है जिसमें अंधा पैसा वाला ही गरीबों पर राज कर सकता है और हमारे गरीब के पास अभी
भी पूरे 10 अरब डॉलर होते हैं। यानी इस गेम में अभी सबसे पावरफुल प्लेयर रे ही है, जिसे कोई हरा नहीं सकता है। और तभी रेगिस्तान के नीचे सो रहा एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर जाग जाता है, जिसे देखकर ट्विन स्टार तो वापस गेमिंग कंसोल में ही घुस जाते हैं। लेकिन तभी ये मॉन्स्टर बताता है कि रे को रिकू को बचाने के लिए इस टूम ग्रेव नाम की स्टेट को पार करना होगा। पर रे इस मॉन्स्टर से कुछ पूछ ही रहा होता है कि तभी वो दूसरे प्लेयर्स इन पर स्नाइपिंग करने लग जाते हैं, जिसे देखकर ये मॉन्स्टर कहता है कि इसे यहाँ से जिंदा जाना है तो रे को इसके साथ मिलकर उन प्लेयर्स से लड़ना होगा। जिसे कहते ही ये मॉन्स्टर डेजर्ट स्पिरिट को समन कर देता है, जिसका नाम मिशेल होता है। लेकिन ये लड़की भी रे को मास्टर कहते हुए किस कर देती है और इस किस से रे को फिर से इसके ग्रैंडपा की यादें आने लगती है, जिसे देखकर रे को यकीन हो जाता है कि इसके ग्रैंडपा ने ही ये स्कार्फ रे को दिया था। लेकिन ये मॉन्स्टर तो कहने लगता है कि फाइनली रे ने इसे पहचान लिया है, क्योंकि इस मॉन्स्टर को रे के ग्रैंडपा ही कंट्रोल कर रहे थे। जिन्हें देखकर रे कुछ पूछ ही रहा होता है कि तभी ये लुटेरे फिर से हमला करने लग जाते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि उस पिरामिड जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर को मारकर इन्हें ट्रेजर मिल सकता है। लेकिन तभी ये तीनों ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि रे और बाकी सब बचने के लिए एक बहुत बड़े रोबोट जैसे दिखने वाले पिरामिड में घुस जाते हैं। लेकिन फिर भी ये तीनों हार नहीं मानते हैं और बहुत सारे एक्सप्लोजन्स करके एक और बड़ा अटैक करते हैं, जिससे ये तीनों रोबोट का एक टांग उड़ाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन इधर अपना प्रो प्लेयर भी हार नहीं मानता और फटाफट उन तीनों को जवाब देने के लिए एक बंदूक ढूंढ निकालता है, जिससे मिशेल उस स्नाइपिंग करने वाले बंदे पर एम करके फायर कर देती है। पर अटैक के लगने से पहले ही ये लड़की अपने कार्ड की मदद से अटैक को रिपेल कर देती है। लेकिन इस लड़की के पास एक और कार्ड होता है, जिसकी मदद से ये मिशेल को हिप्नोटाइज करने में कामयाब हो जाती है और मिशेल को उस बंदूक की सारी बुलेट्स वेस्ट करने के लिए मजबूर कर देती है, जिसे देखकर रे को मिशेल को आकर पकड़ना पड़ता है। और मौका देखते ही ये तीनों इनके रोबोट को बहुत डैमेज कर देते हैं। लेकिन इससे ग्रैंडपा की हालत बहुत खराब हो जाती है और जाने से पहले रे से कहता है कि इसे इन नमूनों को हराकर अपनी वाइफ रिकू को किसी भी हाल में बचाना ही होगा। जिसे सुनकर रे भी अब सीरियस हो जाता है और सोचता है कि इसने अपने ग्रैंडपा को भले ही खो दिया है, पर रे अपनी वाइफ को भी नहीं खोएगा। जिसे कहते ही रे इन्हें अपना प्लान बताकर चले जाता है, जिसमें रे बहुत तेजी से जाकर उनके सामने चले जाता है, जिससे मिशेल उन तीनों पर सही हमला करके इनका काम निपटा देती है और रे का ये प्लान भी काम कर जाता है। जिसके बाद सिर्फ उनकी टीम का एक ही बंदा बचता है, जिसे संभालने के लिए रे भी इसके कार्ड निकाल लेता है, जिसे यूज करके रे इसके ही अटैक से इसे निपटा देता है। लेकिन इसके बाद जब रे इन तीनों को थैंक्स कह ही रहा होता है कि तभी मिशेल बताती है ये ऐसे ही रे के साथ रहना चाहती है और इसे अब जाना होगा। इसलिए मिशेल इसे आगे के बैटल के लिए गुड लक कहकर चली जाती है। पर मिशेल के ठीक जाने के बाद रिकू जैसी दिखने वाली एक लड़की आ जाती है, जो रे को इसका एनिमी समझते हुए कहती है कि सिर्फ रे ही इस दुनिया में इकलौता गार्डियन नहीं है। लेकिन तभी ये कलेक्टर नाम की लड़की हंसते हुए कहती है इस दुनिया में सिर्फ एक ही गार्डियन हो सकता है, इसलिए रे को अब मरना होगा। पर अपने प्रो प्लेयर को अपनी बंदी जैसी दिखने वाली लड़की की बातें सुनकर कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है और ये सोचने लगता है कि रे अब अपनी क्यूट वाइफ जैसी दिखने वाली उस कलेक्टर पर कैसे अटैक कर सकता है। जिसके बाद रे डायरेक्ट गेम के बाहर आंख खोलता है और ये देखता है कि कलेक्टर ने जो इसे बुलेट मारी थी उसका घाव अपने आप ही हील हो चुका है। लेकिन तभी रे को किसी का कॉल आता है, जिसे आंसर करने पर कोई कहता है कि वो रे का ग्रेव बास्टर में ही वेट कर रहा है, जो रे को भड़काने के लिए रिकू की बेहोशी की हालत में वीडियो भी भेजता है। इसलिए रे अपनी वाइफ को जल्दी बचाने के लिए ग्रेव बास्टर के बारे में और भी इंफॉर्मेशन ढूंढने लगता है और रे को पता चलता है कि सभी न्यू प्लेयर्स को बिगिनर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करना होगा और एंट्रेंस एग्जाम पास करने पर ही उन्हें ग्रेव बास्टर खेलने दिया जाएगा। लेकिन रे को पता चलता है कि ग्रेव बास्टर में एक तेमोजीन नाम का प्लेयर है, जो एक टोटेम्स नाम की ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है, जिससे उसके पास बहुत सारा अंधा पैसा होने की वजह से वो बहुत पावरफुल हो चुका है, क्योंकि तेमोजीन ने ज्यादातर पैसे बाकी कमजोर प्लेयर्स को लूट कर ही जमा करे हैं। पर हमें पता चलता है कि इस तेमोजीन ने ही रिकू को उस हुडी वाले बंदे से किडनैप करवाया था और कुछ तो गड़बड़ी करने की प्लानिंग कर रहा है। जिसके बाद कुछ बेचारे प्लेयर्स दिखाई देते हैं, जिन्हें उन्हीं तीन तिगड़ी और उनके एक और साथी ने बंधी बना रखा है, जो अपनी स्वॉर्ड से इन्हें मारकर इनके सारे पैसे खींच लेता है। और ये इन दोनों को मारने जा ही रहा होता है कि तभी कोई फायर करके इन दो बेचारों को लूटने से बचा लेता है। लेकिन हमें पता चलता है कि वो बुलेट तो कलेक्टर ने ही चलाई थी। इसलिए अब इन नमूनों की बारी है कि एक सेकंड में कंकाल होना कैसा फील होता है। और ये बंदा तो कलेक्टर से भीख मांगते हुए कहता है कि ये इन सभी के सारे आइटम कलेक्टर
को देने के लिए तैयार है, लेकिन इसका ध्यान भटकते ही ये बंदा कलेक्टर को अपनी स्वॉर्ड घोंप देता है और सोचता है कि अब ये कलेक्टर को आराम से कंगाल करके हरा देगा। पर कलेक्टर बताती है कि इसकी स्वॉर्ड तभी इसके लिए पैसे खींचेगी जब इसके पास सामने वाले से ज्यादा पैसे होंगे, लेकिन इसे पता चलता है कि कलेक्टर के पास इससे कई गुना ज्यादा पैसा है, जिसे देखकर ये तीनों कहते हैं कि इतने पैसे तो दुनिया में सिर्फ 5 प्लेयर्स के ही पास है। पर तभी कलेक्टर इस गरीब को मारने के लिए सोने का मीटियोरॉइड बुला लेती है, जिससे इन तीनों को कुछ नहीं होता है क्योंकि ये तीनों कलेक्ट के ट्रैप के अंदर थे। लेकिन इधर इस बेचारे गरीब के पास चड्डी के सिवाय कुछ नहीं बचता है, जिससे ये भी ग्रेव बस्टर से आउट हो जाता है। पर इधर अपना प्रो प्लेयर रीकू को बचाने के लिए और दूसरे प्लेयर्स की बचाने के लिए ट्विन स्टार के साथ शुरुआत कर देता है। पर इधर पता चलता है कि तेमुजिन रीकू को भी टोटेम्स ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनाना चाहता है, इसलिए इन्होंने रीकू के लिए एक स्पेशल रेड गेमिंग कंसोल भी बनाया होता है। जिसके बाद रे भी ग्रे बस्टर की शुरुआत के लिए बिगिनर ट्रेनिंग कोर्स कंप्लीट करने आ जाता है, जहां रे को इसके टीममेट टाइटन और शेन भी दिखाई देते हैं। लेकिन टाइटन रे को कुछ बोले बिना ही इग्नोर करने लगता है, पर शेन रे को देखते ही पहचान जाता है कि ये तो वही गरीब रे है जो कई सारी पार्ट टाइम जॉब्स करके स्कूल में अक्सर सोता रहता है, क्योंकि ये दोनों सेम स्कूल की सेम क्लास में ही पढ़ते हैं और अब एक ही टीम से लड़ने वाले हैं। पर इन दोनों की बातें सुनकर ये खड़ूस इन्हें चुप रहने के लिए कहता है, क्योंकि इसे इन दोनों की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तभी इन तीनों की इंस्ट्रक्टर रीन आ जाती है, जो इन्हें ग्रेव बस्टर के लिए ट्रेनिंग देने वाली है। इसलिए रीन इन तीनों को लेकर डायरेक्ट बैटल फील्ड पर आ जाती है, जहां पर आते ही बहुत सारे मॉन्स्टर्स इन पर अटैक करने लगते हैं, जिन्हें मारकर ही ये तीनों अगली लेवल पर जा पाएंगे। इसलिए रीन इन्हें अपने अपने बस्टर आइटम निकालने के लिए कहती है, जिसे यूज करके ये लेवल क्लियर कर सकते हैं। पर रे को खाली हाथ देखकर शेन पूछता है कि इसका बस्टर आइटम कहाँ है, क्योंकि रे के पास बस्टर आइटम के नाम पर बस ये स्कार्फ है जो इसके ग्रैंडपा ने कई सालों पहले दिया था। लेकिन तभी सभी मॉन्स्टर्स इन पर अटैक कर देते हैं, जिन्हें संभालने के लिए ये चारों भी मॉन्स्टर्स से भिड़ने लग जाते हैं। पर रीन इन्हें बताती है कि ये मॉन्स्टर्स बहुत सारे हैं, इसलिए इन्हें जल्दी हराने के लिए डायरेक्ट इन मॉन्स्टर्स के लीडर पर अटैक करना होगा। जिसे सुनते ही टाइटन अपने महंगे बस्टर आइटम का जलवा दिखाते हुए मॉन्स्टर्स के लीडर को खत्म कर देता है, जिससे टाइटन की लेवल अप यानी इसके पैसे बढ़ जाते हैं। और सभी मॉन्स्टर्स को खत्म करने के बाद ये तीनों को लगता है कि ये पास हो गए हैं, लेकिन रीन बताती है कि इन्हें पास होने के लिए पहले रीन को हराना होगा। और रीन के अटैक करते ही टाइटन अपना 1 मिलियन वाला आइटम निकाल लेता है, जिसे देखकर शेन पूछता है कि आखिर टाइटन ने इस गेम में कितने पैसे फूके हैं, क्योंकि शेन के पास 500,000 उड़ाने के बाद भी इतने अच्छे आइटम नहीं है। लेकिन शेन तो उल्टा इस गरीब की चिंता करने लगता है और कहता है कि रे जैसे बंदे को रियल लाइफ में पैसे की कमी है, तो गेम में ये गरीब क्या ही पैसे उड़ाएगा। पर शेन रे को चिंता करने के लिए नहीं कहता है, क्योंकि शेन की फैमिली रिच है, तो ये और भी पैसे उड़ाकर पावरफुल बन जाएगा, जिससे शेन रे को भी प्रोटेक्ट कर सकता है। लेकिन रीन तो कहती है कि शेन को पहले खुद को प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये रीन का अटैक डोज नहीं कर पाया था। पर तभी रीन बताती है कि ये अपनी एबिलिटी से रे के बस्टर आइटम की पावर देख सकती है, इसलिए रे को नाटक बंद करके सीरियस होने कहती है। लेकिन टाइटन तो कहता है कि रीन को रे जैसे गरीब को छोड़कर टाइटन पर ध्यान देना चाहिए। और रीन के साथ फाइट करने से इसे पता चलता है कि ये अकेले रीन को नहीं हरा सकता है, इसलिए रे और शेन को भी साथ मिलकर अटैक करने के लिए कहता है, जिसे कहते ही ये दोनों भी अपने अपने बस्टर आइटम निकाल लेते हैं। और रे को पता चलता है कि ये अब किसी की भी पावर और एबिलिटी पहचान सकता है, जिससे रे देखता है कि शेन अपने बस्टर आइटम से विंड में मिक्स होकर अटैक कर सकता है। पर शेन जैसे ही रीन के पास अटैक करने जाता है, तभी रीन बिना पीछे देखे ही शैन के दिल पर अटैक कर देती है, जिससे शैन हार कर वापस रियल वर्ल्ड में चला जाता है। लेकिन रे कहता है कि ये ऐसे कभी भी रिन को हरा नहीं पाएंगे, क्योंकि रिन तो बस इनसे लड़ने के लिए अपने क्लोन को यूज कर रही थी, जिसका पता चलते ही रिन का भांडा फूट जाता है। और टाइटन का तो ये जानकर माथा ही खराब हो जाता है कि ये कब से एक क्लोन से लड़ने में अपना टाइम वेस्ट कर रहा था। पर इन दोनों के पता चलते ही दोनों ट्रेनिंग लेवल में पास हो जाते हैं, जिससे इन्हें एलाई कार्ड भी मिल जाते हैं, जो फ्यूचर में इनके बहुत काम आने वाले हैं, क्योंकि एलाई कार्ड की मदद से अब ये टीम भी बना सकते हैं। जिसे जानकर रे खुश हो ही रहा होता है कि तभी टाइटन इस पर अटैक करने लगता है, क्योंकि इस पागल को लगता है ये रे और रिन को भी मारकर और भी पावरफुल हो जाएगा। लेकिन इस पागल से बचने के लिए दोनों एक जगह पर छुपने आ जाते हैं, जहां पर रे रिन से पूछता है कि ये टाइटन पर अटैक क्यों नहीं कर रही थी। तब रिन बताती है कि इसका बस्टर आइटम जब तक वापस चार्ज नहीं होगा तब तक रिन कुछ भी नहीं कर पाएगी। पर रिन इससे पूछती है कि रे रिन को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाल रहा है। तब रे कहता है कि ये बस अपने दोस्त को बचाने के लिए रिन को अपनी टीम में बुलाना चाहता है। लेकिन तभी
टाइटन यहाँ भी इन दोनों को मारने के लिए आ जाता है, जिसे देखकर रे सोचता है कि इसे अब टाइटन को संभालने के लिए अपना बस्टर आइटम यूज करना ही पड़ेगा। इसलिए रे टाइटन के हमलों से बचते हुए इसका मजाक उड़ाने लगता है और रे कहता है कि टाइटन कितना भी कोशिश कर ले, रे इसे कभी नहीं जीत सकता है। लेकिन ये पागल तो अभी भी अपने पैसों पर घमंड करते हुए कहता है कि ये किसी से भी हार नहीं सकता है क्योंकि ये बहुत अमीर है। इसलिए टाइटन अपने 100 मिलियन पैसे उड़ाकर एक खतरनाक अटैक से इनको मारने की सोचता है, पर ये देखकर रे को कोई फर्क नहीं पड़ता है और खुद ही आगे रहकर टाइटन के अटैक के सामने आ जाता है। लेकिन रीन तो रे को कहती है कि ये टाइटन जैसे अमीर के अटैक से कभी नहीं बच पाएंगे, पर तभी टाइटन का अटैक रे से टच होते ही फूस हो जाता है, जिसे देखकर रीन पूछती है कि आखिर इस गरीब ने ग्रेव बस्टर में कितने पैसे उड़ाए हैं। लेकिन तभी टाइटन की महंगी गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। इसके अगले सीन में हमें तेमुजीन की तरह एक और बिलियन प्लेयर दिखाई देता है जिसका नाम डार्क टाइगर होता है, जिसके पास भी तेमुजीन की तरह प्रीसियस नाम की ऑर्गेनाइजेशन होती है, जिसका लीडर होने के नाते डार्क टाइगर पूरे ग्रेव बस्टर में अपना आतंक मचाना चाहता है। लेकिन इधर रे और रिन के पास कोई और आतंक मचाने आ जाती है, यानी रिकू की तरह दिखाई देने वाली कलेक्टर। पर ये तो आते ही बेचारी रिन को गोली से उड़ा देती है और कलेक्टर बताती है कि रिन बिल्कुल ठीक है, बस ये रे को कुछ बताना चाहती है। इसलिए कलेक्टर ने रिन को कुछ मिनट के लिए बेहोश कर दिया है। लेकिन तभी कलेक्टर रे पर एक बीस्ट फायर कर देती है जो डायरेक्ट रे के पेट में चला जाता है, जो रिकू को ढूंढने में रे की मदद करेगा, जिसे जानकर रे भी हैरान रह जाता है और कलेक्टर इसे बताती है कि रिकू अभी टोटम के लीडर तेमुजिन के पास है, इसलिए रिकू को उस शैतान से बचाने के लिए वो बीस्ट रे की मदद करेगा। पर रे कुछ पूछता ही है कि तभी कलेक्टर चली जाती है, पर ये पागल जाते जाते एक बेचारे बंदे पर अटैक भी कर देती है और कलेक्टर के जाते ही रिन भी होश में आने लगती है। लेकिन तभी वो बेचारा बंदा भी इनके पास आने लगता है, जिसे रिन अपनी एबिलिटी से देखकर हैरान रह जाती है क्योंकि ये बंदा तो तेमुजीन की टोटम का मेंबर निकलता है, जिसे जानते ही रे इसका पीछा करने लगता है ताकि ये इससे पूछ सके कि इसके लीडर ने रिकू को कहां छुपा रखा है। लेकिन ये बंदा तो कहता है कि इसे रिकू के बारे में बताने का कोई ऑर्डर नहीं मिला है, इसलिए ये रे को कुछ भी नहीं बता सकता है। पर रे सोचता है कि ये इसकी पावर से उसे हराकर सब सच उगलवा देगा। लेकिन ये बंदा भी रे की तरह ही बहुत फास्ट होता है, जिससे रे को इससे लड़ने में दिक्कत होने लगती है और तभी रिन भी रे की मदद करने आ जाती है, जिसे देखते ही ये बंदा गायब हो जाता है और इन्हें दिखे बिना ही अटैक करने लगता है। तभी ये दोनों देखते हैं कि इनके हाथ पर नंबर दिखाई दे रहे हैं और रे तो ये जानकर हैरान रह जाता है कि इस बंदे के अटैक करते ही इन्हें ग्रेव बस्टर से लॉग आउट होना पड़ेगा, जिससे सिर्फ रिन ही अकेली रह जाती है। इसलिए ये बंदा अपनी स्वॉर्ड से अटैक करके रिन को भी रे की तरह गेम से लॉग आउट होने पर मजबूर कर देता है। और लॉग आउट होने के बाद रे का ये जानकर माथा खराब हो जाता है कि ये अब 24 घंटे के बाद ही वापस ग्रेव बस्टर में लॉग इन कर पाएगा। पर तभी इसके पास किसी का कॉल आता है, जिसे देखकर रे सोचता है कि ये कॉल शायद रिन का होगा। लेकिन ये कॉल तो उसी भेन के घोड़े यानी तेमुजिन का होता है जो इस बेचारे गरीब की वाइफ को किडनैप करके कब से तड़पा रहा है। लेकिन तेमुजिन कहता है कि अगर रे को रिकू को बचाना है तो इसे स्टेज 18 के एक फेस्टिवल में हिस्सा लेना होगा, जहां पर रे को एक निशिकाजे नाम के प्लेयर से मिलेगा जो रे को बता देगी कि फेस्टिवल क्लियर करने के बाद इसे क्या करना है। लेकिन तभी तेमुजिन कॉल काट देता है, जिससे रे इसके बारे में सोचकर परेशान होने लगता है क्योंकि ये भले ही ड्यून सेंचुरी में हीरो हुआ करता था, पर ग्रेव बस्टर में रे एक लूजर है, जिसे सोचते हुए रे सो जाता है। लेकिन सुबह होते ही इसे बाहर से आवाज आने लगती है क्योंकि इन अखंड सिंगलों के इलाके में पहली बार एक लड़की आई होती है और रे ये जानकर हैरान रह जाता है कि ये लड़की तो रीन निकलती है, जो रे को देखते ही इन ठड़कियों से बचाने के लिए कहती है। और रे तो रीन से मिलकर नर्वस होने लगता है क्योंकि सिर्फ गेम में ही इसके पास 10 बिलियन है जिन्हें ये रियल लाइफ में यूज नहीं कर सकता है। पर तभी वेट्रेस आकर इन्हें कुछ ऑर्डर करने के लिए कहती है क्योंकि बाकी भी टेबल के लिए वेट कर रहे हैं, जिन्हें देखकर रे को मेनू देखना ही पड़ता है। लेकिन ये भुक्कड़ लड़की तो पूरा मेनू ही ऑर्डर कर देती है, जिससे रे के वॉलेट को हार्ट अटैक आ जाता है क्योंकि अब ये इतने सारे खाने का बिल कैसे देने वाला है। पर तभी एक चोमू आकर कहता है कि रे जैसे गरीब की यहाँ पानी तक पीने की औकात नहीं है, इसलिए रे पक्का बेचारी रिन के पैसे से खाना खाने आया होगा। जिसे सुनकर रिन कहती है कि ये चोमू गरीब किसे कह रहा है, क्योंकि रे जैसा बंदा सिर्फ एक गेम में ही कई मिलियन उड़ा चुका है, तो रियल लाइफ में रे कितना अमीर होगा। लेकिन ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं और कहते हैं कि अगर रे सच में गेम में इतना अमीर है तो उन पैसों से रे बिल पे करके प्रूव कर दे। जिसे सुनकर रे हैरान हो जाता है कि यहाँ पर ग्रेव बस्टर की करेंसी
पीसी भी यूज कर सकते हैं। इसलिए ये वेट्रेस रे से इसका गेमिंग कंसोल स्कैन करने मांगती है, जिसे स्कैन करते ही इतना बड़ा बिल सिर्फ 1 सेकंड में ही पे हो जाता है, जिससे इन सभी नमूनों की बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि रे के सामने 1000 नीलेश रबानी भी गरीब के समान ही है। जिसके बाद दोनों ग्रेव बस्टर में लॉग इन हो जाते हैं और यहाँ पर आते ही दोनों उस फेस्टिव की ओर जाने लगते हैं जिसके बारे में तैमुजिन रे को बता रहा था। इसलिए रे को किसी भी हालत में इस फेस्टिवल में जाकर उस निशिकाजे नाम के प्लेयर को ढूंढना होगा। और तभी फेस्टिवल में इंटर होने के लिए कई सारी रिंग्स गिरने लगती है, जिसे पहनते ही सभी फेस्टिवल में इंटर हो जाते हैं। जहाँ पर जाते ही सभी प्लेयर्स ये जानकर हैरान रह जाते हैं कि यहाँ तो एक भी मॉन्स्टर नहीं है। और तभी दीवार के अंदर से मॉन्स्टर्स निकलने लगते हैं, जिसे देखते ही रिन कहती है कि इस स्टेज को क्लियर करने के लिए सभी को साथ में लड़ना होगा, जिससे ही रे इस स्टेज को क्लियर करके स्टेज 0 पर पहुंच पाएगा। लेकिन तभी फेस्टिवल चालू हो जाता है और अचानक ही जमीन के अंदर से खून की नदी बहने लगती है, जो मर्ज होकर एक बड़े मॉन्स्टर में बदल जाता है, जिसे देखकर सबकी पेंट गीली हो जाती है, क्योंकि स्टेज 18 का मैन बॉस ये मॉन्स्टर यानी असरान ही है, जिस पर इन प्लेयर्स के अटैक का कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि असरान इस खून से भरे हुए मैदान से खुद को तुरंत हील कर लेता है।